नमस्कार स्टूडेंट्स। अपने जो कल 20वीं क्लास जो थी उसके अंदर ओवरी के बारे में पढ़ रहे थे, आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 21 इन पार्ट 21 में पढ़ रहे हैं कोर्डेटा जूलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट है जो कि बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर के लिए अपने पढ़ने जा रहे हैं 21वां पार्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपने जो देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, क्योंकि अपने बात कर रहे थे कल ओवरी के हार्मोन्स की बात कर रहे थे अपने कि ओवरी जो है उसके कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं या कौन से हार्मोन्स ओवरी के द्वारा बनते हैं और किस प्रकार जो ओवरी है उसका कंट्रोल अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो उससे ठीक पहले कल मैंने थोड़ी सी एक आपको ओवरी की संरचना बताई थी, इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी जो कि ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद में अपने उसके हार्मोन के ऊपर आते हैं। आज अपना जो टॉपिक होगा, तो कल अपने बात की थी कि जो ओवरी होती है उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। अब देखिएगा कि ओवरी जो होती है उसके अंदर कुछ पुटक बनते हैं। पुटक जो है पुटक कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि 2n सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर समसूत्र विभाजन द्वारा उन पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। होता क्या है कि जब लड़की अपनी माता के भ्रूणीय अवस्था में होती है तो उस समय उसमें पुटक निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि पुटक जो है वो क्या है एक्चुअल में। पुटक जो है पुटक कोशिकाओं से बना होता है और साथ में उसके अंदर जो है एक डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर या यूँ करते हैं कि अंडे को निर्माण करने वाली एक कोशिका अंदर एक अलग होती है और उसके चारों ओर पुटक कोशिकाएं होती हैं। तो वो संरचना एक पुटक कोशिकाओं युक्त संरचना और अंदर जो एक कोशिका जो अंडे का निर्माण कर रही है, इन दो कोशिकाओं से संबंधित संरचना को हम पुटक कहते हैं। जो पुटक कोशिकाएं हैं उनके लिए मैंने बताया था कि ये उस विकसित होती है कोशिका को या जो सेकेंडरी oocyte या जो अंडा बन रहा है उसको पोषण प्रदान करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। कल ये मैंने ऐसा बताया था आपको। तो मैंने बताया था कल आपको कि जो एक महिला जब एक लड़की अपनी माता की भ्रूणीय अवस्था में होती है या माता के गर्भ में होती है तभी उसके अंदर क्या अंडजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम उसके अंदर समसूत्र विभाजन होते हैं, यानी गुणन अवस्था शुरू हो जाती है। गुणन अवस्था में समसूत्र विभाजन होते हैं जिससे क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनमें से एक कोशिका बीच में व्यवस्थित हो जाती है और शेष कोशिकाएं उसको चारों ओर से घेर लेती है। जो कोशिका बीच में व्यवस्थित होती है उसको हम कहते हैं ऊगोनिया। जो 2n होती है उसको चारों ओर से घेरने वाली कोशिकाओं का नाम हमने नाम दिया था पुटक कोशिकाएं या ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। तो पुटक कोशिकाएं या फोलिकल सेल्स भी बोलते हैं। ये पुटक कोशिकाएं जो होती हैं उस ऊगोनिया को पोषण प्रदान करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है और इससे बनी हुई जो एक संरचना है उसको हमने नाम दिया था प्रीमोर्डियल फोलिकल्स। अब मैंने बताया था जब लड़की माता की भ्रूणीय अवस्था में होती हैं तो लगभग 10 लाख के करीब फॉलिकल्स उसके एक अंडाशय में मौजूद होते हैं और एक अंडाशय में 10 लाख लोग फॉलिकल्स होते हैं। वो फॉलिकल्स जब लड़की का जन्म हो जाता है उसके बाद में जन्म के बाद में तक वो बने रहते हैं या पड़े रहते हैं उसके अंडाशय के अंदर। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये पुटक प्रीमोर्डियल पुटक की क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि ऊगोनिया आगे की अवस्थाओं में जाती है, वृद्धि अवस्था में जाती है, वृद्धि के बाद में परिपक्वन अवस्था में जाती है। परिपक्वन अवस्था में क्या होता है कि 2 भागों में होता है परिपक्वन अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, क्योंकि परिपक्वन का मतलब ही है अर्धसूत्री विभाजन होना। तो जब परिपक्वन की घटना होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ऊगोनिया थी, ऊगोनिया पहले वृद्धि अवस्था में जाती है तो उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte जब परिपक्वन अवस्था में जाती है तो उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट की फर्स्ट अवस्था शुरू तो हो जाती है परंतु वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उस दौरान जो पुटक कोशिकाएं जो होती हैं चारों तरफ वो क्या करती है, एक पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का स्त्राव करती है और पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन क्या करता है, उस पुटक को अगली अवस्था में जाने से रोक देता है। तो वो कोशिका जो प्राइमरी oocyte है वो उसी अवस्था में पड़ी रहती है। इस कारण जो मादा के अंदर क्या होता है कि वृद्धि अवस्था शुक्राणु की वृद्धि अवस्था की तुलना में हमेशा बड़ी होती है, जैसे मेंढक के अंदर 3 साल तक लग जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो पुटक है वो प्रीमोर्डियली रहता है, वो अगली अवस्था में क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि पुटक की कोशिकाएं जब पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का निर्माण कर रही है तो जो अगले पुटकों के निर्माण का विरोध करता है। अब क्या होता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो उसके प्रत्येक अंडाशय के अंदर लगभग 10 लाख प्रीमोर्डियल पुटक पाए जाते हैं। अब लड़की का जन्म हो गया होने के बाद में जब 12 से 13 वर्ष की आयु आती है जिसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं या जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि
पीयूष ग्रंथि का जो है एफएसएच हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। एफएसएच हार्मोन जिसका नाम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, पुटक प्रेरक हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या करता है कि पुटक प्रेरक संवर्धनकारी जो हार्मोन बन रहा था उसके प्रभाव को रोक देता है। और जो पुटक प्रेरक हार्मोन है ये हार्मोन क्या करता है, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है उसको आगे प्राइमरी फॉलिकल में चेंज कर देता है। प्राइमरी फॉलिकल में चेंज करने का मतलब यही होता है कि जो पुटक बना हुआ था उसके अंदर पुटक कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी और साथ में जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुका हुआ विभाजन था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, वो आगे फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट की तरफ खिसकने लगता है या उसकी तरफ होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो पुटक कोशिकाएँ हैं वो क्या करती हैं कि अब अपनी संख्या को बढ़ाती जाएगी, जिससे प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी के बाद में वेजिकुलर फॉलिकल बनता है। वेजिकुलर फॉलिकल में क्या होता है कि जो पुटक होता है उसके अंदर एक छोटी गुहा बन जाती है, उस गुहा को एंट्रम कहते हैं। और उस एंट्रम के अंदर क्या होता है कि जो पुटक कोशिकाएं एक द्रव स्रावित करती है, वो द्रव जो है उस एंट्रम के अंदर भरता जाता है और जो द्रव भरता जाएगा जिससे क्या होता है कि उस द्रव के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन बनता जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि जो पुटक है अब उसके अंदर क्या होता है, अगली फिर अवस्था आती है जिसके दौरान क्या होता है कि पुटक के चारों ओर थीका नामक संरचना का निर्माण हो जाता है, पुटक कोशिकाएं होती हैं और गुहा बड़ी हो जाती है। उस गुहा के अंदर जो है द्रव भरा हुआ होता है, द्रव के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है। उसके अलावा जो अपना अंदर जो उगोनिया थी अब उसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट कर चुकी है। अब क्या होता है कि कुछ जंतुओं के अंदर जो है अंतिम पुटक के अंदर अंडा बन चुका होता है, परंतु कुछ जंतुओं के अंदर सेकेंडरी oocyte मौजूद होती है। तो अपने या तो अंडा भी कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं, या सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं, की बात है। तो वो जो संरचना बनती है अंतिम पुटक के अंदर मौजूद होती है, उस पुटक का नाम होता है ग्राफिन फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल्स की खोज ग्राफी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। और ग्राफिन फॉलिकल एक परिपक्व पुटक होता है जिसको आगे फटना भी होता है। अब क्या होता है कि देखिएगा कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल्स को बनने के लिए अग्र पीयूष ग्रंथि का एफएसएच हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अभी एफएसएच हार्मोन क्या करता है कि ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण कर देता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये घटना रज चक्कर के 13वें दिन के अंत तक पूरी हो जाती है। अब 14वां दिन जैसे ही आता है तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा एलएच हार्मोन बनता है। एलएच हार्मोन जैसे बनता है तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स है, एलएच हार्मोन का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ देता है। फटने से क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है जो वो है वो अंडाशय से बाहर आकर के अंडवाहिनी की ओर चला जाता है। और जो कोशिकाएं, पुटक कोशिकाएं होती हैं ग्राफिन फॉलिकल की, जो पुटक कोशिकाएं वो मतलब फटी हुई होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती है, उनके अंदर रक्त भरा रहता है। तो उस अवस्था को अब कार्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। अब होता क्या है कि कार्पस हिमोरेजिकम बन जाती है। अब कार्पस हिमोरेजिकम के अंदर वसा की पीली पीली छोटी बूंदें इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिससे बनी हुई संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम जैसे बनती है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। और उसके बाद में यदि महिला विवाहित है तो निषेचन होगा तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहती है। और यदि मान लें अपनी महिला अविवाहित है तो उसमें निषेचन नहीं होगा तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो 9 महीने नहीं बनी रहती, वो 28वें दिन तक नष्ट हो जाती है। 28वें दिन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम का बना रहना या न बना रहना निषेचन पर डिपेंड करता है। और कार्पस ल्यूटियम यदि नष्ट होती है तो कार्पस एल्बिकेंस नामक संरचना में क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर अंडाशय की संरचना पहले क्यों पढ़ी है, आंतरिक संरचना इसलिए पढ़ी है कि जो अंडाशय है उसके द्वारा हार्मोन्स बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हार्मोन कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो हार्मोन्स जो बनते हैं अंडाशय के द्वारा वो मुख्य 3 हैं। एस्ट्रोजन, जिसका मैंने जिक्र किया, प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा होता है रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन मुख्यतः बनते हैं किसके द्वारा, ओवरी हार्मोन है। ये कौन से हार्मोन है, ओवरी हार्मोन है। तो अब जो ओवरी हार्मोन है ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमें पता लग गया कि तीनों प्रकार, क्योंकि आंतरिक संरचना को देखने के बाद में पता लगा है कि किस प्रकार से तीनों हार्मोन बन रहे हैं। तो इनमें से 2 मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन बनता लगी, रिलैक्सिन में बता देता हूँ प्लेसेंटा के द्वारा भी बनता है, तो रिलैक्सिन भी बनता है ओवरी के द्वारा, परंतु मुख्य ये 2 हार्मोन है।
अब देखिएगा स्टूडेंट कि मैंने एक बात और बताई थी आपको कि महिलाओं के अंदर एक रज चक्र के दौरान 6 से 8 पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं, परंतु ग्राफीन पुटक में केवल एक ही पुटक बदल पाता है। तो जो पुटक नष्ट हो जाते हैं उस घटना उसे एट्रेटिक पुटक कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रेटिक पुटक कहते हैं, जो पुटक नष्ट हो जाते हैं। मान लेते हैं अपने 7 पुटक अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं, ग्राफीन पुटक तक बनने के लिए कितने पुटक जा रहे हैं? 7। उनमें से केवल एक पुटक ही ग्राफीन पुटक में बदल पाता है, शेष 6 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इन 6 नष्ट हुए पुटकों को क्या कहते हैं? एट्रेटिक पुटक को। इस घटना को एट्रेशिया कहते हैं। पुटकों को नष्ट होने की इस घटना को क्या कहते हैं? एट्रेशिया कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात अपनी इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स वगैरह में। तो इस तरह से हमने देख लिया पुटक की संरचना, अंडाशय की आंतरिक संरचना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स जो है हार्मोन्स की यदि बात करें कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज या ओवरी हार्मोन्स की यदि हम बात करें तो पहला हार्मोन कौन सा है? अपना एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो अपने स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, कल बात की थी कि स्टेरॉइड हार्मोन की क्या परिभाषा है कि वे हार्मोन जो वसा के व्युत्पन्न होते हैं या वसा विलेय होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। उसके बाद में जो अपने जितने भी चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, नर हार्मोन, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी कौन से स्टेरॉइड हार्मोन हैं। और उसके अलावा मैंने एक बात बताई थी, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहला बात की थी कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है। अब मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि महिलाओं के अंदर 2 अवस्थाएं आती हैं, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। एक तो आती है पहली अवस्था जो होती है रजोदर्शन अवस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है? रजोदर्शन अवस्था। और दूसरी होती है रजोनिवृत्ति अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? रजोनिवृत्ति अवस्था। ये वैसे तो अपने रज चक्र जब पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, वहाँ पर ये अवस्थाएं दोनों आएगी। और एक शब्द आता है जनन आयु। जनन आयु। अब देखिएगा महिला पुरुषों में तो मैंने बताया था कि जनन की क्रिया जीवन भर चलती है। क्या चलती है? जीवन भर चलती है। जबकि इनके अंदर क्या होता है कि महिलाओं के अंदर जनन की क्रिया जीवन भर नहीं चलती है, एक निश्चित आयु तक चलती है। तो इसमें 2 अवस्थाएं आती है, रजोदर्शन अवस्था और रजोनिवृत्ति अवस्था। तो देखिए रजोदर्शन अवस्था क्या होती है? वह आयु या महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था कहलाती है? रजोदर्शन। कौन सी कहलाती है? रजोदर्शन। यानी महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन अवस्था। और ये आयु अपनी महिलाओं में कितनी होती है? लगभग मैंने बताया 12 से 13 वर्ष की आयु होती है जिसमें प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है। और रजोनिवृत्ति क्या होती है कि महिलाओं की वह आयु जिस दौरान उसमें अंतिम बार रज चक्र होता है या पाया जाता है या दिखाई देता है, उसके बाद में उसमें रज चक्र नहीं होता है उपस्थित है, तो वो आयु क्या कहलाती है? रजोनिवृत्ति अवस्था। यानी रजोदर्शन तो रज चक्र प्रारंभ होने की अवस्था और रजोनिवृत्ति क्या होगी? रज चक्र समाप्त होने की आयु है या अवस्था है। तो ये लगभग होती है महिलाओं के अंदर 50 वर्ष, या कुछ किताबों में 45 से 50 वर्ष दिया, जैसे 45 से 50 वर्ष की आयु होती है। तो रजोदर्शन में रज चक्र प्रारंभ होगा, रजोनिवृत्ति में रज चक्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जनन आयु क्या है, तो इसका मतलब महिला जो है वो 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर के 45 से 50 वर्ष की आयु में ही जनन कर सकती है। जनन का मतलब क्या है? बच्चे को जन्म देने से यहाँ पर तो जनन कर सकती है, तो वो आयु क्या कहलाती है? जनन आयु कहलाती है एक महिला की। तो जनन आयु जो है महिलाओं के अंदर ये पाई जाती है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं या जो महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं, ये मुख्यतः रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति के बीच में ही मुख्यतः अपने कार्य या अपने प्रभाव को दिखाते हैं। उसके बाद में ये अपने हार्मोन्स इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जैसे जैसे रजोनिवृत्ति आयु आती है तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगता है, जिससे कैंसर जैसी जो कंडीशन है उत्पन्न हो जाती है, यूट्रस कैंसर। क्योंकि जैसे रज चक्र अनियमित हो जाता है, रज चक्र अनियमित होने से यूट्रस कैंसर जैसी संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद में इन हार्मोन्स को देखना मुमकिन नहीं होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम बात जो ओवरीन हार्मोन उनकी हम बात कर रहे हैं कि पहला कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं ये आपको पता ही होना चाहिए स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन होता है। और ये जो है हार्मोन ऐसा है कि जो महिलाओं के अंदर रजोनिवृत्ति आयु तक बनता है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कुछ मात्रा में प्लेसेंटा द्वारा भी बनता है, क्योंकि कल मैंने एक बात आपको बताई थी, यदि अपने कोई भ्रूण 3 महीने का है
3 महीने से पहले यदि उसके अंदर से यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटा दें, तो मैंने पूछा था आपसे कि उसकी गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि उस महिला के अंदर गर्भपात हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उस महिला में यदि 3 महीने से पहले यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटा देंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि महिला जो गर्भ धारण किया हुआ है वो नष्ट हो जाता है, और गर्भ नष्ट होना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। और यदि 3 महीने के बाद में हम कार्पस ल्यूटियम को हटाते हैं तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का जो स्थान है वो कौन ले लेता है? प्लेसेंटा ले लेता है। इन प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि एस्ट्रोजन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोडाइल और एस्ट्रोन, यानी इसके अंदर 2 तरह के हार्मोन शामिल किए गए हैं, एस्ट्रोडाइल और एस्ट्रोन हार्मोन को शामिल किया गया। यदि हम इसके जैविक संश्लेषण की बात करें तो जैविक संश्लेषण की यदि हम बात करें यानी एस्ट्रोजन का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लड के अंदर एसीटेट होता है। एसीटेट को किस में चेंज कर लिया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर लिया जाता है, जिससे क्या बनता है? प्रेग्नेनोल बनता है। क्या बनता है? प्रेग्नेनोल बनता है। अब प्रेग्नेनोल जो है वो 2 पद से होते हुए 17 अल्फा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में, दूसरा है वो प्रोजेस्टेरोन के रूप में। प्रेग्नेनोल जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में चेंज हो जाता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन के रूप में चेंज होकर के किसका निर्माण करता है? 17 अल्फा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। अब 17 अल्फा प्रोजेस्टेरोन जो है वो आगे किस में चेंज हो जाता है? एड्रोस्टेनिडियोन के अंदर चेंज हो जाता है। एड्रोस्टेनिडियोन की कुछ जो मात्रा है, कुछ मात्रा किस में चेंज हो जाती है? एस्ट्रोन के अंदर चेंज हो जाती है, और कुछ मात्रा किस में होती है? टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज होती है। अब देखिएगा एस्ट्रोन जो है वो एस्ट्रोडाइल के अंदर आगे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा वापस एस्ट्रोडाइल में चेंज होकर के एस्ट्रोन में चेंज हो जाती है, और वापस किस में चेंज हो जाता है? एस्ट्रोडाइल में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अपना एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी यदि हम बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है इसीलिए, और साथ में इसका वो जो पूर्ववर्ती कुछ मात्रा के अंदर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। महिलाओं के अंदर कुछ मात्रा में क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। ये अपने को इस जैविक संश्लेषण से पता लग रहा है, और ये बहुत कम होता है, और इसका जो बहुत कम प्रभाव जो है वो महिलाओं के अंदर इसका पाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसका है? एस्ट्रोजन का जैविक संश्लेषण। किसका है? एस्ट्रोजन का संश्लेषण या जैविक संश्लेषण है। यानी सबसे पहले एसीटेट ब्लड के अंदर मौजूद होता है, तो वो अंडा से क्या करता है? उसको किस में चेंज कर लेता है? कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है? प्रेग्नेनोल का निर्माण होता है। प्रेग्नेनोल की कुछ मात्रा कोर्टिकोस्टेरॉइड में, कुछ मात्रा प्रोजेस्टेरोन में चेंज हो जाती है। इन 2 पद से होकर के प्रेग्नेनोल आगे क्रिया करता है, या प्रेग्नेनोल आगे चेंज होगा, पहला कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में, दूसरा प्रोजेस्टेरोन के रूप में। अब क्या होता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड आगे और प्रोजेस्टेरोन आगे किस में चेंज होते हैं? 17 अल्फा प्रोजेस्टेरोन में चेंज होते हैं। 17 अल्फा प्रोजेस्टेरोन आगे किस में? एड्रेनोस्टेरोन के अंदर चेंज हो जाता है। एड्रेनोस्टेरोन की कुछ मात्रा एस्ट्रोन के अंदर और कुछ मात्रा किसके अंदर होती है? टेस्टोस्टेरोन के अंदर। उस टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा वापस किस में चेंज हो सकती है? एड्रोस्टेनिडियोन के अंदर चेंज होती है। और एस्ट्रोन से आगे किसका निर्माण होता है? एस्ट्रोडाइल का, और टेस्टोस्टेरोन भी किसका निर्माण करता है? एस्ट्रोडाइल का। इस प्रकार एस्ट्रोन और एस्ट्रोडाइल दोनों ही संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाते हैं। तो ये तो हो गया इसका जैविक संश्लेषण। अब बात करते हैं हम एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका कार्य क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य क्या है महिलाओं के अंदर? तो सबसे पहली बात तो ये अपनी बात करने जा रहे हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो किस पर देखेंगे? अपने फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन देखने जा रहे हैं। अपनी अगला जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन के कार्य। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि ये गर्भाशय के ऊपर प्रभाव डालता है, इफेक्ट ऑन यूट्रस। तो ये क्या करता है कि तरुणावस्था में जो गर्भाशय का आकार है उसमें वृद्धि करता है, जिससे गर्भाशय में जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। पहला कार्य इसका क्या है? गर्भाशय के आकार को बढ़ाना, रक्त सप्लाई जो है या रक्त परिवहन है वो भी क्या बढ़ाता है। रक्त परिवहन क्या है? इसको भी बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से ये गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए, गर्भ धारण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और साथ में जो हमें बात की थी एंडोमेट्रियम, क्योंकि मैंने बताया था गर्भाशय के अंदर 3 दीवारें होती हैं, बाहर की ओर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, सबसे अंदर की ओर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का विकास भी प्रेरित करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही मेन लेयर होती है जिसके अंदर स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है, जो कि गर्भाशय के अंदर काम में आने वाली लेयर्स हैं। तो वो
उनके विकास को भी कौन प्रेरित करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये कह सकते हैं गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर को विकसित करता है, विकसित करता है कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। और साथ में क्या करता है कि गर्भाशय में अरेखित पेशियों की संख्या और संकुचनशीलता की मात्रा को भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। गर्भाशय की अरेखित पेशियों की संख्या व संकुचनशीलता को भी बढ़ाता है, शीलता को भी बढ़ाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि गर्भाशय के अंदर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, हमने बात की थी, उसके अंदर पेशियां पाई जाती है। कौन सी? मायोमेट्रियम के अंदर अरेखित पेशियां पाई जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे कि एस्ट्रोजन तो क्या करता है कि इन पेशियों की संकुचनशीलता और संख्या को बढ़ाता है। ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है अभी आपको बताता हूँ। परंतु प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इनकी संकुचनशीलता को कम करता है 9 महीने तक, जैसे मनुष्य के संदर्भ में बता रहा हूँ। अब देखिएगा क्या होता है कि जो गर्भाशय की अरेखित पेशियाँ होती हैं उनकी संकुचनशीलता और संख्या को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो बढ़ाता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर के। रीज़न क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो या यूँ कहते हैं कि जब महिला 9वें महीने के अंदर मतलब यूँ कह सकते हैं गर्भावस्था के 9वें महीने में जब जाती है तो अरेखित पेशियों की संख्या और संकुचनशीलता बढ़ाई जाती है। कौन कौन से हार्मोन मिलकर के? एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। ताकि क्या है कि महिला के अंदर प्रसव पीड़ा प्रारंभ, और प्रसव पीड़ा का मतलब ये है अरेखित पेशियों में क्या उत्पन्न होना? संकुचन उत्पन्न होता है। तो बच्चे का क्या है? प्रसव यानी जन्म हो जाता है। तो एस्ट्रोजन संकुचनशीलता को बढ़ाता है, संख्या को भी बढ़ाता है। किसको? अरेखित पेशियों की। जबकि 9 महीने तक जो है यानी प्रसव से पूर्व, निषेचन से लेकर के या यूँ कहते हैं आरोपण से लेकर के प्रसव पूर्व तक जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन संकुचनशीलता को कम करता है। तो एक दूसरे की क्या करते हैं? विपरीत कार्य करते हैं। तो ये पहला कार्य किसका है? गर्भाशय पर प्रभाव। तो गर्भाशय जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है गर्भाशय के आकार को बढ़ाता है, रक्त परिवहन को बढ़ाता है और एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करता है? विकसित करता है। तो एक प्रकार से क्या कर रहा है? ये उसको गर्भावस्था के लिए तैयार कर रहा है, यानी गर्भ धारण करने के लिए तैयार कर रहा है। और एंडोमेट्रियम लेयर के मतलब जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट लेयर होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा देना, एपिथेलियम सेल के डिवीजन को प्रेरित कर देना, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कि कोशिका की संख्या बढ़ जाए। वहाँ पर वसा की जो लेयर है उसको क्या कर देना? बढ़ा देना, ताकि आरोपण आसानी से हो सके। और दूसरा ये काम करता है, ये कब करता है? ये प्रसव के दौरान जब करता है, ताकि प्रसव पीड़ा क्या उसके प्रारंभ हो सके। दूसरा जो इसका प्रभाव है वेजाइना के ऊपर है। वेजाइना के अंदर क्या होती है? घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये क्या होती है कि एस्ट्रोजन के प्रभाव से ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, जिससे क्या है कि वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो पाता। तो दूसरा इसका प्रभाव किस पर है? वेजाइना पर। तो वेजाइना की घनाकार उपकला कोशिकाओं को उपकला यानी एपिथेलियल सेल्स, घनाकार उपकला कोशिकाओं को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल में चेंज कर देता है ताकि वेजाइना में इन्फेक्शन ना हो। ये दूसरा कार्य है किसके अंदर? किसका? एस्ट्रोजन का। किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। कि जो घनाकार उपकलाएं हैं उसको किसमें? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के अंदर चेंज कर देता है, सतृत उपकला में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि वेजाइना को अंदर जो है किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा तो जिससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन जैसी घटनाएं हैं उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ ये यूँ कह सकते हैं कि रक्त चक्र प्रारंभ होने के दौरान क्या होता है कि वेजाइना का जो अंदर का बैक्टीरियल सिस्टम है वो अम्लीय से क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन जैसी घटनाएं उनके अंदर दिक्कत उत्पन्न होती है। तो ये क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उस जो क्यूबिडियल सेल्स होती हैं, घनाकार कोशिकाएं होती हैं, उनको स्ट्रेटिफाइड में चेंज कर देता है ताकि क्या हो जाए जो है वेजाइना में इन्फेक्शन क्या हो ना हो। उसके अलावा यदि बात करें प्यूबिस और जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा जो है वहाँ पर वसा के संग्रहण को प्रेरित करता है ताकि उसके आकार में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए।
ये हार्मोन प्यूबिस व लेबिया मेजोरा व माइनोरा में वसा के जमाव को प्रेरित करता है, या यूँ कहते हैं कि बाह्य जननांगों के अंदर वसा के जमाव को प्रेरित करता है। जिससे क्या होगा कि वो क्षेत्र उभरे हुए दिखाई देते हैं और हमें क्लियर दिखाई देते हैं। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मैंने बताया था कि जो बाह्य जननांग होते हैं उसके अंदर दो होठ के समान संरचनाएं होती हैं, जो बड़ी होती हैं उनको लेबिया मेजोरा कहते हैं, उनके अंदर की ओर जो छोटी संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लेबिया माइनोरा। और लेबिया मेजोरा माइनोरा वाला एरिया जो है वो प्यूबिस एरिया भी कहलाता है, और वहाँ पर वसा का जमाव जो है वो ये हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि अपने को क्या एकदम उभरे हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो अगला प्रभाव इसका रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, वो फैलोपियन ट्यूब पर रहता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये क्या करता है कि ग्रंथिल जो क्षेत्र है उसको और जो स्लीटेड क्षेत्र है उसको प्रेरित करता है, ताकि जो है अंडा जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये फैलोपियन ट्यूब होती है। जैसे ये अंडाशय है, अंडाशय, फिर ये इस तरह से अपनी बात की थी फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब का ये जो एरिया होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन इसको क्या करता है, डेवलप कर देता है। डेवलप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस तरह क्या करता है, ये इस एरिया के अंदर सीलिएटेड और ग्लैंडुलर जो पार्ट है उसको बढ़ा देता है, यानी उसको डेवलप कर देता है। अब वो डेवलप होगा तो क्या होगा, जैसे अंडा यहाँ आया तो एक तो क्या होगा, यहाँ पर म्यूकस ज़्यादा बनेगा, तो जिससे क्या है अंडे और इसकी दीवार के बीच में घर्षण नहीं होगा। दूसरा, ये अंडा इंसीलिया की वजह से क्या होता है, आगे की ओर खिसकता है। तो अपने ये कह सकते हैं ये हार्मोन फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम व ग्लैंडुलर सेल्स को बढ़ा देता है, जिससे अंडा आगे की ओर खिसक सके, जिससे निषेचन होता रहे, जिससे निषेचन हो सके। ये काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट कार्य है। तो स्टूडेंट्स आज अपने जो भी देखे हैं ये है एस्ट्रोजन हार्मोन के कुछ कार्य देखे हैं। अब जो शेष बचे कार्य अपने कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।